उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है मनीष और ये रोहतक हरियाणा से। आइए आपको मैं 1971 में लेके चलता हूँ। इनका जन्म 1971 में होता है और उस समय लगती है शुक्र की दशा। मतलब इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो वस्तुतः बैठे तो मघा के हैं, पर 1971 में केतु की दशा चलती है। उसके तुरंत बाद ही जन्म कुंडली में शुक्र आ जाते हैं, मतलब 1 साल के बाद। 1972 से लेकर के 92 तक इनकी कुंडली में, चूंकि धनु लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते, बाधकेश होते हैं, मतलब थोड़ी बाधाएं उपस्थित होती हैं। पर ये बहुत लंबी दशा थी जो 1972 से लेकर के 92 तक चली। यानी कि व्यक्ति अगर 1971 के हैं तो 92 तक 20 साल की अवस्था रही। 70, 20, 92, 22 साल की अवस्था। इस दौरान इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की होगी और 92 से लेकर के 1998 तक, चूंकि यहाँ पे इनके भाग्य का साथ मिलता रहा और धन भी कमाना शुरू हुआ। 92 से लेकर के 98 तक भाग्य भाव के अधिपति धन में बैठे थे और वहाँ पे शनि की दृष्टि जा रही थी, तो शनि का लाभ भी मिलेगा क्योंकि धन भाव के अधिपति होकर के शनि धन को देख रहे थे। इस वजह से कि कई बार कि जब सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होती है तो थोड़ी मशक्कत भी रही होगी, पर ये एक सामान्य सी बात होगी क्योंकि नवांश कुंडली में भी जो सूर्य हैं वो जन्म कुंडली में यहीं बैठे हुए थे और यहाँ भी वो यहीं बैठे हुए थे। ये कुंडली सफल मानी जाएगी क्योंकि 9 नंबर यहाँ पे लिखा है और 9 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जन्म कुंडली में जो दशम भाव के अधिपति हैं वही यहाँ पे दशमांश कुंडली के लग्नेश और 2 परम मित्र इनकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं। इसका मतलब है कि ये कुंडली लग्न से भी श्रेष्ठ हो रही है, नवांश से भी श्रेष्ठ हो रही है और दशमांश से भी श्रेष्ठ हो रही है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे भी दशम भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में 6ठे भाव में बैठे हैं। थोड़ी बहुत प्रतियोगिता रही होगी सामान्यतया, पर यहाँ पे जन्म कुंडली में दाम्पत्य में थोड़ी बहुत चंचलिक स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। मतलब मन का भटकाव, नेत्रों के भटकने का खतरा या कई बार दाम्पत्य के टूटने का बल या कमज़ोर पड़ जाना या कमज़ोर हो जाना, ये एक स्थिति में आने के बाद, जहाँ कई तरीके के कन्फ्यूज़न वाले स्टेट एक स्थिति में आने के बाद सामने आएंगे। 1998 तक इनके भाग्य का बल मिलता रहा और साथ ही साथ मैं जहाँ तक समझता हूँ तो वो सूर्य बहुत अच्छे नहीं बैठे थे, लेकिन तात्कालिक मित्रता में ही बैठे थे और क्रमशः वो अपनी उच्च की राशि से केंद्र में बैठे थे, तो ये एक अच्छी बात होगी। धन भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना अपने भाव से, ये बहुत अच्छी बात होगी। दाम्पत्य के लिए कमजोरी के साथ, संतान के साथ एक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी और कई बार पति पत्नी के बीच में संतति पिस जाती है, ये भाव भी दिखता है। शुक्र के साथ मंगल का बैठना, व्यक्ति जिम्मेदार है पर कई बार उसके पक्ष जो होते हैं वो कई लोगों से होते हुए आते हैं। मतलब यहाँ पे व्यक्ति अपने आभा मंडल से और अपनी चंचलता के कारण कई लोगों के बीच में प्रसिद्ध होता है और उसकी बलि कई बार उसका दाम्पत्य चढ़ते देखा जाता है। ये यहाँ पे शुक्र और मंगल का बैठना, जहाँ मंगल 12 में गुरु के साथ थे, तो गांभीर्यता और व्यक्ति के अंदर का जो भाव है, जैसे एक ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं या उसके जो स्ट्रेंथ होते हैं धर्म के, अध्यात्म के, लोगों के बीच में जो सामान्यतया आदर का भाव होता है वो थोड़ा कमज़ोर सा हो जाता है, उस पर कई बार लांछन लग जाते हैं। और वो इस कारण से क्योंकि भाग्य के अधिपति, भाग्य भाव में देखिए ग्रहण लगा और भाग्य के अधिपति सूर्य के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ने से व्यक्ति का जो क्रेडिट है, व्यक्ति का जो आत्मबल है, व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा है, व्यक्ति की जो चमक है, उस पर शनि जैसे काले साए की दृष्टि है। और रही बात गुरु की, तो वो 12 में जो लग्नेश होके 12 में, मतलब व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पे काम करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। 1998 के बाद चलती है चंद्रमा की दशा जो 2015 तक चलती है। मतलब ये 10 साल की दशा जो 1998 से 2008 तक, क्षमा करें, 2008 तक, 1998 से लेकर के 2008 तक की जो दशा चली वो इनकी कुंडली के लिए अपने काम में रत रहने के लिए चलती है, जहाँ व्यक्ति बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होकर के अपने काम को सही तरीके से अंजाम देता है और प्रत्येक गतिविधि जो उसको सौंपी जाती है उसका वो संपूर्ण तरीके से निर्वहन करता है। एक लेवल में जाने के बाद वहाँ वो धन भी कमाता है और निस्संदेह 2008 तक वो अपनी मुकाम अच्छे तरीके से हासिल कर चुका होता है। 2008 में आने के बाद जब आप यहाँ देखते हैं तो उसको कई तरीके से लाभ बाहर से भी मिलते देखा जाता है। यहाँ पे कर्म क्षेत्र में थोड़ी बहुत जो है वो असाहस की स्थिति या कई बार यहाँ पे थोड़ी बहुत भटकाव की स्थिति भी दिखेगी।
जहाँ पे वो बहुत ही मजबूती से इस लेवल पे चला जाता है जहाँ उसको नीचे देखने से डर लगता है। मतलब एक स्थिति जहाँ कोई भी पहुँचने में बहुत ही वक्त ले लेता है। यहाँ से अब इनके नीचे जाने के मार्ग शुरू होते हैं, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा नीच के थे जो इनको कई बार आगाह कर रहे थे कि सुधर जाओ या शांत हो जाओ या धैर्य से युक्त होकर के अपने आप को स्टडी करने की आवश्यकता है। आपकी गलती कहाँ हो रही थी, आपने अपने मन को कहाँ छला था, या आपके मन को किसी के द्वारा कहाँ छला गया था। ये चंद्रमा की दशा में सारी चीज़ें हुई हैं करतब 1998 से 2008 के बीच में। 2008 से मंगल की दशा चलती है जो वापस व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पुरोधा और समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। 1998 से 2008 तक की जो स्थिति रही थी वो मानसिक दबाव में भी कहीं ना कहीं रही थी, क्योंकि चंद्रमा इनकी कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति होकर के ग्रहण के साथ थे और वहाँ पे बहुत ही आला दर्जे का ग्रहण लगा था। 9 डिग्री के चंद्रमा 0 डिग्री के केतु के साथ भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे मघा नक्षत्र के होने के कारण और केतु वहीं बैठे थे, इस कारण से एक अलग तरीके का अनूठापन भी व्यक्ति के साथ जुड़ता रहा। व्यक्ति धर्म के बल पे, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के बल पे उस जो परिस्थिति जो भी विपरीत बनी होगी उस समय, उससे वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही सूर्य के बाद चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आती है, वापस वो अपने बल पे फिर से गुमान करता है और उसका वो फिर से परचम लहराता है, जिम्मेदारी से अपने सभी रिश्तों को निभाने का काम करता है, मेहनत करता है और उसमें कुछ हद तक वो सफल भी होता है। और इस दौरान आड़े आते हैं उसके मार्ग में उसके क्रोध और साथ ही बगल के रिश्ते जो उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। मतलब मंगल के साथ शुक्र जुड़े जो उसको भोगी प्रवृत्ति का बनाने का एक तरीके से संकल्प ठान लेते हैं। यह शुक्र इनकी कुंडली में 2008 से लेकर के 15 तक जबरदस्त यश व्यक्ति ने पाए और खूब लाभ कमाया। 15 के बाद जैसे ही राहु की दशा आती है वैसे इनके जीवन में एक अलग नया मोड़ आता है। जो राहु इनकी कुंडली में बैठे होते हैं पराक्रम भाव में, अब इनकी सारी जो कमाई होती है वो इस बात पर निर्भर करने लगती है कि अब आप उस सफलता को कितना मेंटेन कर पाते हैं। अब यहाँ पे वो दौर आता है जहाँ पे आपको खुद को उस जगह पे मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी होती है। इसके पहले की दशाओं में आपने अपनी यात्रा जारी रखी थी और मुकाम पे अपना पैर जमाया था, पर जैसे ही राहु की दशा आती है आपको अब ये चुनौती सामने से मिल जाती है कि खुद पे, अपने मेहनत पे, अपने डेली बेसिस के इनकम पे और अपने आय को लेकर के, साथ ही साथ दाम्पत्य के सूत्र को लेकर के, पति पत्नी के बीच के माहौल को लेकर के और उसके बाद अपने रिकॉग्निशन को लेकर के अब जद्दोजहद शुरू होती है। ये राहु की दशा में चीज़ें घटनी शुरू होती हैं जो अभी कम से कम 2033 तक चलेगी। पर इस दौरान कोई आवश्यक नहीं है कि ये सारी चीज़ें लगातार बनी ही रहें, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ चीज़ें कभी कभी ठीक भी होंगी, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कमजोरीपन का एहसास भी कराएंगी। ये कुंडली धनु लग्न की, जिसमें लग्न में ही बुध अगर बैठे हों और द्विस्वाभाविक लग्न होता है। ये द्विस्वाभाविक मतलब ना तो चर, ना तो स्थिर, ना तो चलायमान, ना तो स्थिर। मतलब आप कहीं भी, जैसे चर प्रकृति का लग्न अगर होता है, 1 नंबर अगर लग्न में लिखा होता है तो आप चलायमान होते या चर प्रकृति के लग्न के अंतर्गत आते। इसका मतलब ये होता कि व्यक्ति जब कभी भी कहीं जाएगा या जब कभी भी उसकी प्रकृति जब बनेगी तो बहुत ही चंचलात्मक बनेगी। और अगर स्थिर प्रकृति का लग्न बनता मतलब व्यक्ति स्थिरता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता, लेकिन द्विस्वाभाविक होने के कारण उसके पास चर और स्थिर दोनों का गुण घटने लगेगा, मतलब उस पर घटित होने लगेंगे। इसका सीधा सा स्पष्ट उत्तर ये होगा कि व्यक्ति चलायमान भी है और स्थिर भी है, मतलब दोनों का वो सामंजस्य है और दोनों से मिलकर के बना है। इसका मतलब है कि व्यक्ति पुरुषोचित भी है और स्त्रियोचित भी है वो वस्तुतः पुरुषोचित, पर उस प्रेम में कहीं ना कहीं चंचलता भी देखी जा रही है। एक बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति का 12वें जाना ठीक नहीं होता। हालांकि व्यक्ति को कई बार खर्च करने में दूसरों के ऊपर और जीवन में कई लोगों के आने का मार्ग भी साथ ही साथ खुलता जाता है। इस पे कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो दाम्पत्य खराब हो सकता है और निश्चित रूप से इसका असर आपके समाज पे भी पड़ सकता है। मैं नहीं जानता आप कौन हैं, मैं नहीं जानता आप क्या हैं, पर मैं इतनी बात जरूर जानता हूं कि जो कुंडली मेरे सामने आई है वो अनुराधा नक्षत्र के शुक्र को लेकर के आई है और आपकी कुंडली में गुरु भी अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल विशाखा के बैठे हैं। अपने अंदर की जागृति को और भी ज़्यादा बेहतर करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि ये राहु आपको परेशान करने के लिए आए हैं। गौर करिए, उनकी दृष्टि यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है पर खराब भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में इसको देख रहे हैं तो बचाने के और बचने के चांसेस भी कई गुना हैं, जहाँ आपके डेली बेसिस का इनकम भी संतुलित होकर के बढ़ता रहेगा
आपका नियमित जीवन भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रभाव के साथ आगे बढ़ता रहेगा। उस राहु की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी नहीं है जो आपके मन मस्तिष्क और आपके शांति को भंग करने का पुरजोर समर्थन कर रहा है। और राहु की नवी दृष्टि एकादशवें भाव पे आपको कई तरीके से तिकड़मी भी बना रहा है, जो कई राज छुपाए बैठा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये स्थिति राहु का एकादशवें भाव पे बनता है। गुरु की पांचवी दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया बहुत अच्छी ही कही जाएगी, क्योंकि वो अपनी राशि को देख रहे हैं। लग्नेश होकर के 12वें जाना कई बार व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति की गंभीरता पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले बन रहे हैं। वहीं गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। इस वजह से दुश्मनों से बच के रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी दशा भी अच्छी नहीं है। हालांकि वो बैठे ठीक है, पर फिर भी मैं यहाँ की स्थिति देख रहा हूँ तो यहाँ के अधिपति 12 में बैठ करके आपको ये इशारा कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी तत्परता से हो सके और जितनी तन्मयता से हो सके, जितने अनूठेपन और अनुभव के साथ हो सके, अपने दुश्मनों को और अपने विरोधियों को हैंडल करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये कभी भी आपके माथे पे चढ़ सकते हैं। उस गुरु की 7वीं दृष्टि के बाद 9वीं दृष्टि यहाँ जो आपके ज्ञान, जो आपके परंपराओं पे, जो आपके रहस्यमय विद्याओं पे, जो आपके रिसर्च पे, जो आपके वोटिंग पे, जो आपके वोट हैं, जो लोग आपके भक्त हैं, उनको कभी भी आपसे और आपके छवि से कभी भी वो हतोत्साहित और आप पे कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। मतलब जो आपके अपने हैं वो आपके अपने हमेशा बने रहेंगे। आपकी गलती क्षमा कर दी जाएगी। नवांश कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में गुरु और सूर्य का यहाँ बैठना, व्यक्ति खुद का काम करे तो बहुत अच्छा है। दशम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में छठे भाव में जाना और यहाँ के अधिपति का तृतीय भाव में जाना, यहाँ के अधिपति का छठे में जाना, थोड़ी बहुत स्थिति राहु के साथ है। इस वजह से राहु की दशा में हो सकता है कि व्यक्ति के डेली बेसिस के इनकम और उसके आय के स्रोत थोड़े कमज़ोर बने, या हो सकता है कि उसकी व्यस्तता होने के बावजूद भी वो धन दिखे नहीं जिससे जो वो कमा रहे हैं। यहाँ पे बुध और चंद्रमा के बैठे होने से और अगले ही भाव में नीच के मंगल बैठे होने से कई बार पत्नी अलग तरीके का भाव बनाती हैं और वो आपके नुकसान का कारण भी सिद्ध हो सकती हैं। उनको जितनी जल्दी हो सके पटरी पे लाने का प्रयास करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उन्हें मनाने का प्रयास करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके ये बात दोनों लोगों को समझ जाना चाहिए। मैं एक बात और भी कहूँगा, नीच के शनि पंचम भाव में अच्छे नहीं हैं, वो आपके प्रेम और आपके प्रभावों को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ठीक करने का एकमात्र उपाय बजरंगबली की पूजा और गणेश जी की आराधना आवश्यक है, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी राहु की दशा है, इसे नहीं आना चाहिए था कम से कम इस समय। कर्म क्षेत्र के लिए ये कुंडली बिल्कुल अच्छी है और ये कुंडली भौतिकीय धरातल पे, राजनीतिक धरातल पे, सामाजिक धरातल पे और आर्थिक धरातल पे कभी भी किसी भी कमजोरी के शिकार से मुक्त है। मैं समझता हूँ कि जहाँ जन्म कुंडली के दूसरे भाव में पापक ग्रह की राशि में क्रूर ग्रह का बैठना थोड़े से कमजोरीपन का एहसास शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में अवश्य ही करा सकती है, विशेषतया शनि राहु और केतु की दशाओं में। पर वस्तुतः जब आप गौर करते हैं तो धन भाव के अधिपति जो जन्म कुंडली में शनि बनते हैं वो अगर नीच के हो रहे हों और भाग्य भाव में ग्रहण जैसी स्थिति बन रही हो, लग्नेश अगर 12वें जा रहे हों, सप्तम भाव, चतुर्थ भाव और दशम भाव खाली हो रहा हो, तो निस्संदेह हमें अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि ये दशा आपके फेवर में कम ज़्यादा है और ज़्यादा कम है। क्लियर है? आपके फेवर में कम ज़्यादा है, ज़्यादा कम है। इसको ठीक करने के लिए गणेश जी के मंत्रों का जप, चतुर्थी का व्रत और गाय की सेवा और जितना ज़्यादा हो सके अपने परिवार को वक्त देने की बारी है। इस राहु की दशा में कई परिवार टूटते देखे हैं मैंने, और इस राहु की दशा में कई परिवार विलक्षण हो प्रतिभा के को पाने वाले, मतलब संततियां बड़ी ही श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करती हैं। धन बहुत ही मतलब एक ऐसी अवस्था में आता है जहां पे आप उसको बचा नहीं सकते और कई बार बहुत ज़्यादा आता है। वो वक्त भी अभी आना बाकी है और मैं समझता हूँ कि वो वक्त आएगा आपकी कुंडली में 2000 कब आएगा वो वक्त, तो आपकी कुंडली में वक्त तो वो है 2027 से 30 तक का वक्त। और एक वक्त जो आपकी कुंडली में धन का जो है वो भंडार खोलेगा वो होगा 2031 से बाद का वक्त, 31 से 32 तक का वक्त। एक वक्त आपकी कुंडली में जो मानसिक चिंता का कारण बन सकता है
वो 15 से 18 तक का बहुत ही रहा होगा। एक वक्त 2020 से अभी 23 के 10वें महीने तक का है। इसको किसी भी तरीके से काटने की आवश्यकता होगी। लाजबर्त तत्काल प्रभाव से धारण करना चाहिए, ये कुंडली की बात कह रहा हूँ। नक्षत्रों के आधार पर सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। इस वजह से भाग्य का बल आपके पास हमेशा रहेगा, विलक्षणता आपके पास रहेगी। आपका आत्मानुभव बहुत अच्छा है, आपका आत्मबल बहुत अच्छा है, आपकी वाणी प्रभावित और बहुत ही गुंभित है। जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा की बात करता हूं तो चंद्रमा कंफ्यूजन के साथ है, लेकिन आपको धर्म सिखाते रहेंगे और कहीं ना कहीं जाकर के आपको एक वक्त पे धर्म के मंदिर में आना ही होगा और चौखट पे वहाँ जो उसकी दहली है वहाँ आने की स्थिति बनती ही है। मंगल आपकी कुंडली में जिस अवस्था में बैठे हैं उसके आधार पर आपको कम्युनिकेटिव और बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनाने वाले, उच्चस्थ पदाधिकारी और समाज में प्रतिष्ठापन्न बनाने का भार वो वहन कर रहे हैं और वो हमेशा देते रहेंगे। बुध आपकी कुंडली में जिस अवस्था में बैठे, जिस नक्षत्र में, उन्होंने आपको चपल चंचल चालाक बनाया था, जिसके कारण आपके दाम्पत्य को कमजोर होते देखा जा रहा है। गुरु आपकी कुंडली में नौकरी, सरकार, बड़े पद, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा लाभ और बड़ा आयोजक बना रहे हैं। वहीं शुक्र आपकी कुंडली में पर्दे के पीछे के जीवन को बर्बाद करने पे अपना दम लगा रहे हैं। इस शुक्र को ठीक करने के लिए दुर्गा जी की आराधना और दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली के लिए शनि आपकी पत्नी को कई बार आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं रहने वाली और आपके विरुद्ध कई दफा षड्यंत्र करने वाली बना सकते हैं। राहु आपकी कुंडली के लिए जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर मंगल और राहु का प्रभाव आपको कई बार मेहनत बहुत ज़्यादा करने वाला, आरंभ में कई तरीके के कष्ट भी भोगने वाला बना देता है। लेकिन ये कुंडली अब कष्ट को नहीं भोगेगी, ये कुंडली अब आगे अच्छी बीतेगी और बहुत अच्छी बीतेगी। इस कुंडली का बल बहुत अच्छा होगा क्योंकि मंगल चतुर्थ दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं। उस मंगल की 7वीं दृष्टि छठे भाव पे और 8वीं दृष्टि 7वें भाव पे पढ़ के दोनों को ही कमजोर करने का अपना पूरा प्रयास कर रही है, जिसके कारण कि जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति के 12वें जाने से थोड़ी कमजोरी भी दिखेगी, जहां कई बार व्यक्ति के जीवन में कई लोग आते हैं और कई लोगों का स्वभावतया आना एक सामान्य सी बात होती है। बुध अगर जन्म कुंडली में 7 डिग्री के हैं तो कहीं ना कहीं उन पे काम करने की आवश्यकता है, अपनी चपलता चंचलता पे काम करने की आवश्यकता है। सूर्य 0 डिग्री के हैं, ये आत्मानुभूति को कमजोर करते हैं, कैपेसिटी कमजोर करते हैं, क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगता है और व्यक्ति की विश्वसनीयता कई बार दाव पे आती है। गुरु अगर 12 में नहीं होते, सूर्य अगर कमजोर नहीं होते तो निस्संदेह ये व्यक्ति मोरालिटी पे कमजोर नहीं आंकी जाती और व्यक्ति नैतिक तत्वों से जिम्मेदार हो सकता था। पर निस्संदेह अगर सूर्य और गुरु अच्छे नहीं बैठे हों या जन्म कुंडली में गुरु और मंगल अगर 12 में बैठे हों या मंगल और शुक्र अगर जन्म कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हों, अगर राहु सूर्य से प्रभावित हो रहे हों या शुक्र से प्रभावित हो रहे हों या शुक्र राहु और केतु से प्रभावित हो रहे हों, तो निस्संदेह हमें अपने विचारों पे, हमें अपने स्वभावों पे, हमें अपने व्यवहारों पे काम करने की आवश्यकता दिख पड़ती है। क्या बताऊं, षडबल में शुक्र शनि सूर्य कमजोर हो रहे हैं और जन्म कुंडली में मंगल बलवान हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति के अंदर प्रेम के हिलोरे कमजोर नहीं पड़ते कभी। वो बार बार एक ही गलती कई बार दोहराते रहता है। उसकी भाषा शैली ऐसी है, उसके काम करने का तरीका ऐसा है, उसके चेहरे का भाव ऐसा है जो किसी को भी आकृष्ट कर लेता है। पर कई बार हम इसमें जातक को दोष नहीं दे सकते क्योंकि निस्संदेह ये समाज भी उसी तरीके के ताने बाने के साथ बुना हुआ होता है, जहाँ पे आप अगर एक पाँव आगे बढ़ाते हैं तो 10 पाँव आपकी तरफ यूं ही खींचे चले आते हैं। ये कुंडली कुछ ऐसी है जो लोगों को आकृष्ट कर सकती है। इसके अंदर कामुकता, इसके अंदर वात्सल्यता, इसके अंदर काम के अतिरिक्त की स्थिति अतिरिक्त है और अतिरिक्त मिला हुआ है। इसमें इस जातक का कोई दोष नहीं हो सकता क्योंकि निस्संदेह इसके पिछले जन्म के प्रारब्ध और परमात्मा की आशीर्वाद की स्थिति जो इनके अंदर प्रेम का स्फुरण स्वतः ही कराते रहती है। इनकी कुंडली में मैं अगर आपकी कुंडली से पंचांग का परिचय करा दूं तो ध्यान से समझने की बारी है। उत्तरायण में जन्मे होने से आत्मबल बहुत ही टॉप क्लास का होता है। माघ और पौष का प्रभाव व्यक्ति सुदृढ़ और अच्छी मानसिकता के साथ श्रेष्ठ शरीर को धारण करने वाला होता है। शिशिर ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति कुंठित होता है और एक बार अपने आप को समाज में या कई बार परिवार में अकेलेपन का शिकार महसूस करता है। गुरुवार के जन्मे होने से व्यक्ति के अंदर विलक्षण प्रतिभा, ज्ञान संपन्न और समाज में प्रतिष्ठापन्न होने का भाव रहता ही है। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा व्यक्ति की कुंडली में धन की समस्या कभी भी नहीं होने देते और आर्थिक विपन्नता का कभी भी दौर नहीं आता है। गुरुवार के बाद मघा नक्षत्र जन्म कुंडली में ये व्यक्ति को बहुआयामी
कम पैसों पे नौकरी करने के लिए मजबूर करने वाला और कई बार बहुत छोटे छोटे कीमतों पे बहुत ऊंची अनुभव को प्राप्त करने वाला बना देते हैं। ऐसी अवस्था में कि व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसने जब जो चाहा है उसको थोड़े ही दिनों में वो चीज़ प्राप्त हो गई है, जिसने जब जो पद चाहा है वो उसको पद मिला है, जिसने जो चीज़ चाही है उसके सामने स्वयं ही घुटने टेकते देखी गई है। ये कुंडली क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण की है, जिसके पास न तो बल की कमी है, न तो उत्साह की कमी है, न तो प्रभाव की कमी है और न ही किसी भी तरीके के दबाव की कमी है। ये दबाव में भी है पर पत्नी और बच्चों के, ये दबाव में भी है कि बाहर के लोग मेरी समस्या समझ न ले, मेरी समस्या जान न ले। ये कुंडली दबाव में है कि बाहर मेरे बारे में कौन सी चर्चा कहीं फैल न जाए। ये कुंडली इस दबाव में है। इस दबाव को ठीक करने का एकमात्र उपाय अपने अंदर के दबाव को बढ़ा दिया जाए, या अपने अंदर के प्रवाह को बढ़ा दिया जाए, या अपने अंदर के तूफान को शांत करके उसको कैसे दबाया जाए, इसमें सूर्य आपकी मदद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें भगवान नारायण की उपासना करनी होगी, सूर्य की उपासना करनी होगी। अपने जीवन में जितने भी रोड़े हैं उसको हटाने का एकमात्र उपाय भगवान नारायण की उपासना और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना और कम से कम गीता जी का अध्ययन अध्यापन करना, ताकि अभी से भी जो वृत्तियां हैं वो निवृत्ति के मार्ग को छू सके और अपनी यात्रा को बेहतर बना सके। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये राहु की दशा है, इसमें सावधान होने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए खुद को प्रिपरेशन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। खुद को प्रिपेयर करिए, खुद पे काम करिए, बेहतर बनाइए और अभी तो कम से कम किसी पे भरोसा मत करिए। अभी तो कम से कम किसी पे भरोसा मत करिए। ये वक्त आपको शारीरिक मेहनत के लिए आपको तैयार करना चाहता है, जहां एक बार फिर से आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे और खुद को अंतिम दशा तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस दशा काल में जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करना है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। ये वक्त ऐसा है जहाँ पे हो सकता है कि आपको खुद से छुरी भी चलानी हो और खुद से उसमें लगे रक्त को पोंछने की बारी भी हो। ये दोनों ही चीज़ें एक साथ घटित होंगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। शाम का कार्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। अगर कुछ पूछना होगा मुझे बेझिझक फ़ोन कर लीजिएगा, मैं उपस्थित रहूँगा हमेशा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।